नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल कंपटीशन जीके ट्रिक में। दोस्तों, यह हमारा इंडियन इकोनॉमी का दूसरा वीडियो है। इसके पहले हम लोगों ने कल एक वीडियो देख रखा था, उसमें हम लोगों ने 52 क्वेश्चन पढ़े थे और इसके आगे हम 53वें क्वेश्चन से देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में कुछ बैंकों का, इंस्टीट्यूशन का नाम दिया है और इधर जो है उसका स्थापना वर्ष दिया है। तो आपको मैच कराना है। तो जैसे देखिए, इसमें आईसीआई बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक और आईडीबीआई और आईएफसी और सिडबी बैंक। तो ये है। तो मान लीजिए आपको कोई नहीं पता, लेकिन हो सकता है आपको सिडबी का पता हो, क्योंकि सिडबी एक बैंक नहीं है, यह एनबीएफसी है। एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। तो इसका आपको पता होगा। तो अगर आपको पता है कि सिडबी की स्थापना जो है 1990 में हुई थी, तो अगर आप कूट से मिलाएंगे, देखेंगे क्या आंसर आ रहा है। तो अगर डी का 3 है, तो देखिए डी का 3 मिलाएंगे तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा, डी आंसर। तो ऑप्शन जो है डी सही है। बाकी के भी हम देख लेते हैं। और इस क्वेश्चन में एक गलती है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे देखिए, अगर पूछा जाए कि ये भारतीय औद्योगिक वित्त निगम आईएफसीआई का, अगर आईएफसीआई का स्थापना वर्ष पूछा जाए तो 1948 है, सही है। आईडीबीआई तो इसका स्थापना वर्ष जो है 1964 है, लेकिन ये जो आईसीआईसीआई का दिया है इसका 1955। अब एक ही ऑप्शन बचा तो 1955 में ही मिलाना होगा। लेकिन जो आईसीआईसीआई बैंक है, इसकी स्थापना 1955 में नहीं हुई थी। इसकी स्थापना जो हुई थी यह 1994 में हुई थी और वडोदरा में। तो ये आप करेक्शन कर लीजिएगा। बाकी ऑप्शन डी हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला हमारा क्वेश्चन देखिए, नाबार्ड से पूछ रहा है। तो पूछा जा रहा है कि नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है। और सबसे पहले आप समझिए कि नाबार्ड है क्या। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है तो देखिए, नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल नेशनल बैंक फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है। आजकल फुल फॉर्म पूछने का चलन है, तो आप याद रखिएगा, इसका जो फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना जो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट के तहत, एक्ट 1981 के तहत 12 जुलाई 1982 को हुई थी। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। इसकी सिफारिश किसने की थी नाबार्ड बैंक की स्थापना के लिए? तो याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि शिवरमण समिति। शिवरमण तो शिवरमण समिति ने जो है कि 1979 में गठित की गई थी और नाबार्ड की स्थापना के लिए सरकार ने गठित किया था। इनकी सिफारिश पर जो है नाबार्ड बैंक की स्थापना किया गया था। नाबार्ड बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को होता है और इसका फुल फॉर्म बात करें तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। और जो है इसी एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई थी। एक्ट है 1981 का, स्थापना हुआ था 1982 में, याद रखिएगा। और कमेटी कब स्थापित की गई थी? तो 1979 में। ये इतनी बातें नाबार्ड के बारे में याद रखिए। और बात करें नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। और मुंबई में एक और बड़ी संस्था का मुख्यालय है, वो है आरबीआई। अभी हम आगे आरबीआई के बारे में भी पढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। अब पूछा जा रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है। और यह क्वेश्चन आरओ 2021 का है। तो देखिए, कंपनी अधिनियम 2013, तो यह बिल्कुल सही है। कंपनी अधिनियम 2013 में आया था, यह संशोधित अधिनियम है। इसके पहले भी एक अधिनियम था। भारतीय संविदा अधिनियम ये 1870 में नहीं आया था, यही गलत है। ऑप्शन हमारा बी सही है। ये आया था 1872 में। तो आप देख सकते हैं कितना करीब ऑप्शन बनाया गया था। बाकी साझेदारी अधिनियम 1932 में आया था और वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 में आया था।
आगे देखिए, अब देखिए सिडबी का मुख्यालय पूछा जा रहा है। अभी हमने वहाँ नाबार्ड का मुख्यालय देखा, अब यहाँ सिडबी का मुख्यालय पूछा जा रहा है। सिडबी का फुल फॉर्म क्या है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। तो इसका फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसके मुख्यालय की बात करें तो यूपी के राजधानी लखनऊ में है, ध्यान रखना है लखनऊ में है। यह क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था और यह क्वेश्चन आगे भी रिपीट हुआ है कई बार, तो याद रखिएगा। अगर इसकी स्थापना का वर्ष हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 2 अप्रैल 1990 को। अभी हमने ऊपर देखा था कि सिडबी की स्थापना 1990 में हुई थी। एग्जैक्ट डेट बात करें तो 2 अप्रैल। अब अगला देखिए क्वेश्चन फिर सिडबी से ही है। 2016 में सिडबी के बारे में पूछा गया और यहाँ भी मुख्यालय ही पूछा गया था। और देखिए 2021 में सेम क्वेश्चन पूछा गया और मुख्यालय के ही बारे में कि इसका मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है, तो ऑप्शन बी सही है। बाकी हमने देखा इसका स्थापना वर्ष वगैरह। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का वाणिज्यिक बैंक है? तो ये कॉमर्शियल बैंक की बात की जा रही है और सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब कौन सी सरकारी बैंक है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो आईसीआईसीआई बैंक ये प्राइवेट बैंक है और एचडीएफसी बैंक आपको पता है ये प्राइवेट है, लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है। इंडियन ओवरसीज बैंक ये जो है गवर्नमेंट की बैंक है, सरकारी बैंक है। और यूटीआई बैंक यह भी प्राइवेट है, तो याद रखिएगा। अब साथ ही साथ अगर हम बात कर लें कि हमारे इंडिया में कितने प्राइवेट बैंक हैं, तो प्राइवेट बैंक की बात करें तो इंडिया में कुल 21 प्राइवेट बैंक हैं। अगर सरकारी बैंकों की बात करें तो सरकारी बैंक इसको उलट दीजिए 12 बैंक है। विदेशी बैंकों की बात करें तो विदेशी बैंक जो है सबसे ज़्यादा है, तो विदेशी बैंक कितने हैं, तो यह जो है 46 है। विदेशी बैंकों में जैसे आपने शायद नाम सुना होगा एचएसबीसी बैंक, एचएसबीसी बैंक और सिटी बैंक, ये सारे जो है विदेशी बैंकों के उदाहरण हैं। एयरपोर्ट वगैरह पे आपने या किसी बड़े जो है शॉपिंग मॉल वगैरह में एचएसबीसी का ऐड देखा होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कीमत सूचकांकों में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका उपयोग किया जाता है? तो यह जो है औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एसबीआई। अब एसबीआई के बारे में अगर आप थोड़ा सा जाने समझे तो इसके बारे में देखिए, एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1955 में हुई थी। और नाबार्ड की स्थापना हमने अभी देखा 1982 में हुई थी। आईसीआईसीआई बैंक हमने देखा 1994 में वडोदरा में हुआ था। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का तो यह इन सारे लिस्ट में सबसे पुराना बैंक है 1919 में। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक, अब यहाँ पूछ देखिए, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक यहाँ भी पूछा गया था, यह क्वेश्चन 2003 का था और यह भी क्वेश्चन 2003 का ही है, तो सेम क्वेश्चन है। असल में यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो ध्यान दीजिएगा। सितंबर 2017 में भारत सरकार की हिस्सेदारी निम्नलिखित में से किस बैंक में सर्वाधिक थी? तो हिस्सेदारी पूछी जा रही है सबसे ज्यादा किस में थी? तो बैंक जो है भारत सरकार का शेयर, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है, सबसे बड़ा नहीं बताना है, इन 4 ऑप्शन में से बताना है। तो देखिए बताइए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 2017 के प्री का क्वेश्चन है। तो इस ऑप्शन में बात करें तो उस टाइम यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया था। वर्तमान में जो है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में सरकार की सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है, कितनी है? 90.90%। इसके बाद सेकंड की बात करें तो
तो यह है बैंक ऑफ इंडिया। इसमें कितना है? तो 81.4%। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। यहाँ बैंक है, यहाँ प्रकार है। और ऐसा क्वेश्चन अभी हमने देखा कि कौन सा विदेशी बैंक है, कौन सा प्राइवेट बैंक है। अब यहाँ देखिए मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया गया। तो देखिए इसमें से आप पहले देखिए कि कौन सा आपको बैंक पता है। तो जैसे सिटी बैंक अभी मैंने आपको बताया, इंडियन बैंक और आईसीआईसीआई बैंक है और सारस्वत बैंक। तो सारस्वत बैंक शायद आपको पता हो कि यह कोऑपरेटिव बैंक है, और आईसीआई पता है यह निजी है। सिटी बैंक है विदेशी बैंक, और इंडियन बैंक है सार्वजनिक बैंक। इस हिसाब से मिलाएंगे, ऑप्शन जो है डी सही है। भारत में व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख सृजन का नियंत्रण निम्नलिखित में से कौन करता है? तो ये तो सबको पता है, आरबीआई करता है। अब आरबीआई के बारे में आप थोड़ा समझिए, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। तो इसकी स्थापना, तो सबसे पहले इसकी स्थापना किसके रिकमेंडेशन पे किया गया था? कौन सी कमिटी? तो यंग हिल्टन या हिल्टन यंग। हिल्टन यंग कमेटी के रिकमेंडेशन पर। और तो और जो है आरबीआई एक्ट 1934 अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। आज़ादी के पहले वाली स्थापना कब हुई थी? मतलब पहले कब स्थापना हुई थी? 1935 में। और कहाँ की गई थी? तो कोलकाता में। और इसका आज़ादी के बाद जो है इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो याद रखिएगा, वह डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में। याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर पहले कोलकाता में था, और पहले का इसका स्थापना वर्ष 1 अप्रैल 1935 है, और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया। कमेटी कौन सी थी? यंग हिल्टन कमेटी, हिल्टन यंग कमेटी जो भी, और आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? प्लास्टिक मनी, तो देखिए कागजी मुद्रा को तो कागज का मुद्रा कहा जाता है। क्रेडिट कार्ड, तो इसका ऑप्शन हमारा बी है। बाकी डिस्काउंट कूपन गलत है, शेयर गलत है। प्लास्टिक मनी अब इसे क्यों कहा जाता है क्रेडिट कार्ड को? तो क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या होता है? लोन। मतलब आपके अकाउंट में पैसा नहीं हो तो भी आप यूज कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड का ये फायदा होता है। तो इसीलिए इसको प्लास्टिक मनी कहते हैं। अगर आपके पास कार्ड है तो आप चाहे जब पैसे को यूज कर सकते हैं। मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन है? तो आरबीआई है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑपरेशन ट्विस्ट के अंतर्गत आरबीआई एक ही समय में अल्पकालीन प्रतिभूतियों को बेचकर दीर्घकालीन प्रतिभूतियों को खरीदता है। ऑपरेशन ट्विस्ट के बारे में, इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य दीर्घकालीन निवेशों को बढ़ाना है। तो बिल्कुल सही बात है, दोनों कथन सही है। और जो है आर जो है ए का सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन हमारा ए सही है। और ऑपरेशन ट्विस्ट आया कब था? तो सन 2019-20 में। और लाया कौन है? तो आरबीआई द्वारा। अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस निगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? अब ये एक संस्था है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस निगम। इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट है। आरबीआई की एक सहायक है, यह जो कंपनी है या जो निगम है आरबीआई की एक सहायक है या सब्सिडरी है। दूसरा कह रहा है 5 लाख रुपए की जमा इसके द्वारा बीमित है। तो कह रहा है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोनों कथन बिल्कुल सही है, जो दोनों हमारा कथन 1 और 2 दोनों सही है। अब इस संस्था की स्थापना कब हुई थी? तो 1978 में। अब ये है क्या? हो सकता है शायद आपने ना सुना हो कभी।
इसके बारे में। तो देखिए, ये पहली बात तो आरबीआई की एक सहायक कंपनी है और 5 लाख रुपए जमा इसमें बीमित है। अब इसका क्या मतलब है कि 5 लाख रुपए इसमें जमा बीमित है। मान लीजिए आपका अकाउंट एसबीआई में है, किसी भी बैंक में हो, मैं एग्जांपल एसबीआई का दे रहा हूँ। एसबीआई में है आपका अकाउंट, आपने उसमें रखे हैं, आपका एक मित्र है जैसे राम, राम ने इसमें 10 लाख रुपए रखे हैं, 10 लाख। और आपने जो श्याम है वो 5 लाख रुपए रखे हैं। इन फ्यूचर मान लीजिए अभी चल रहा है 2024, 2025 में 2025 में यह बैंक जो है बैंकरप्ट हो गई, दिवालिया हो गई। मतलब ये बोली कि अभी हमारे पास या तो इस बैंक में कोई रॉबरी हो गई, चोरी हो गई, तो अब इस बैंक के पास जो है पैसे नहीं है देने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे कस्टमर होंगे। तो आप जो श्याम है इसमें 5 लाख रखे थे, राम रखे थे 10 लाख। तो बैंक कहेगी अब हम दिवालिया हो गए हैं, बैंकरप्ट हो गए हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, मैं सारे खाते धारक जो हैं, मतलब अगर मान लीजिए इनके पास 10 खाते धारक हैं, 5 या 10 मान लीजिए, तो 10 के 10 ने जितना मिनिमम पैसा, मतलब मान लीजिए अगर 10 लाख रखे हैं तो इनको हम कम से कम 5 लाख रुपए तो वापस करेंगे ही। और जिसने 5 लाख रखा है उसका मैं 5 लाख वापस कर दूंगा। और जैसे मान लीजिए किसी ने 3 लाख रखा है तो उसका तो 3 लाख मिलेगा। लेकिन अगर 5 लाख के ऊपर की बात हो रही है, अगर 5 लाख के ऊपर आप कितना भी रखे हो, मान लीजिए 20 करोड़ रखे हो, तो उससे मतलब नहीं है, आपको मिलेगा 5 लाख ही। तो इसका ये मतलब है। तो ऑप्शन हमारा सी सही है। अब अब चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है। अब वित्तीय समावेशन मतलब आप समझिए, तब समझ पाएंगे कि ये बाधक है क्या। वित्तीय समावेशन को इंग्लिश में कहते हैं फाइनेंशियल जो है इंक्लूजन। मतलब कि बैंकिंग में लेन देन को बढ़ावा देना। जैसे आम नागरिक है, बैंकिंग लेन देन के बारे में उसको उतना नहीं पता है, जागरूकता, तो बस जो वित्तीय समावेशन होता है बैंकिंग के प्रति जो है जागरूकता या बढ़ावा देना। तो इसमें देखिए पूछ रहा है बाधक क्या है, तो निम्न आय। अगर लोगों के पास कम आय है तो वो बैंक अकाउंट में पैसे क्यों ही रखेगा, तो इससे जो है वित्तीय समावेशन कम होगा। निरक्षरता, लोगों के पास जानकारी ही नहीं है, वो साक्षर है ही नहीं कि फायदा क्या होता है बैंक में पैसा रख के। और तीसरा जो है बैंक शाखाओं का अभाव। और बाकी मान लो आपके पास पैसा भी है और आप साक्षर भी है, लेकिन आपके क्षेत्र में बैंक शाखा ही नहीं है, तो फिर बेकार है वित्तीय समावेशन। तो ये तीनों है, ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता संघीय वित्त मंत्री करते हैं। तो बात बिल्कुल सही है, जीएसटी परिषद है, जीएसटी काउंसिल की अध्यक्ष कौन होता है, वित्त मंत्री, कैबिनेट की वित्त मंत्री। और केंद्र के राजस्व या वित्त के प्रभारी राज्य मंत्री इसके एक सदस्य हैं। तो यह भी बात बिल्कुल सही है। जीएसटी परिषद जो है कर दर को, टैक्स रेट से छूट वाली वस्तुओं के बारे में निर्णय करेगी और नई कर नीति का निर्धारण करेगी। और जीएसटी परिषद इसीलिए बनाया ही गया था कि हमें जो है बार बार जो है कानून में संशोधन ना करना पड़े। मतलब अगर मान लो आपको कर दर आगे पीछे करना होगा, आपने सुना होगा कि आए दिन जो है टीवी का, मोबाइल का, फ्रिज का जो टैक्स रेट है वो गवर्नमेंट आगे पीछे करती रहती है। सिगरेट हो गया, शराब हो गया, इसका टैक्स रेट आगे पीछे होता रहता है। तो इसके लिए पहले क्या करना होता था, एक्ट पास करना होता था, अधिनियम, लोकसभा राज्यसभा में, तो एक लंबी प्रक्रिया हो जाती थी। तो बाद में जीएसटी बना, तो जीएसटी परिषद, तो इसको बनाकर कर दिया गया कि जितने भी कर दर हैं इसको बढ़ाना है, घटाना है, छूट में लाना है, तो इसका निर्णय कौन करेगी, जीएसटी परिषद। तो बात बिल्कुल सही है यह भी। तीसरा कथन देखिए, राज्य सरकारों के पास वैट उगाही का विकल्प होगा यदि वे ऐसा चाहें। अब आपको पता है कि जीएसटी लाने का मुख्य उद्देश्य था ही यही
कि जो राज्य सरकार अपना मनमानी वैट लगाते हैं, वैट वैल्यू एडेड टैक्स, तो यह खत्म कर दिया जाए। तो ऐसा नहीं कि वो चाहे तो लगा सकते हैं, गलत बात है। ऑप्शन हमारा डी सही है। नरसिम्हम समिति का संबंध किससे है? तो यह कमेटी जो है बैंकिंग के लिए आई थी, बैंकिंग संरचना में सुधार के लिए। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन सा जो है कौन अधिकृत है, कौन संस्था? तो यह कौन है? आरबीआई। चाहे बात सिक्के की हो चाहे नोट की हो। और 1 रुपए के नोट पे किसका हस्ताक्षर होता है? काफी फेमस क्वेश्चन है, तो वित्त मंत्रालय का। अब देखिए, आरबीआई से संबंधित निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यह एक शीर्ष बैंक है, बात बिल्कुल सही है। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहते हैं। यह मुद्रा आपूर्ति को नियमित करता है, यह भी बात बिल्कुल सही है। जो है बाजार में कितना करेंसी फ्लो रहेगा वह सरकार डिसाइड करती है महंगाई के हिसाब से। सॉरी, सरकार डिसाइड नहीं करती, आरबीआई करती है जो है बाजार के हिसाब से। देखिए आगे, यह व्यापारिक घराने को ऋण प्रदान करता है। तो ऐसा नहीं है कि व्यापारिक घराने मतलब कि जैसे अडानी अंबानी टाटा हो गए, इनको यह ऋण प्रदान करता है, गलत बात है। यह केवल और केवल सरकार को ऋण प्रदान करता है, केवल सरकार को। यह नाबार्ड के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है, तो एकदम बात सही है। ऑप्शन हमारा डी सही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के बारे में ही। आरबीआई के निम्नलिखित गवर्नरों पर विचार करें तथा उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो देखिए, डॉक्टर सी रंगराजन, डॉक्टर आईजी पटेल और डी सुब्बा राव और मनमोहन सिंह। अब इनमें से सबसे पहले कौन आए थे ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आईजी पटेल थे, तो पहले नंबर पे ये हो गए। फिर इसके बाद मनमोहन सिंह। फिर इनके बाद अगर देखा जाए तो इसमें जो है सी रंगराजन तो तीसरे नंबर पे है, और चौथे नंबर पे डी सुब्बा राव। आपने आज से जो है 8-10 साल पहले अगर नोट देखा होगा तो उनमें सी रंगराजन का भी हस्ताक्षर रहा होगा और डी सुब्बा राव का, लेकिन मनमोहन सिंह का नहीं देखे होंगे और न आईजी पटेल का, लेकिन सी रंगराजन का और डी सुब्बा राव का सिग्नेचर नोटों पे आपने जरूर देखा होगा। तो इस हिसाब से जो पहले नंबर पे ट्रू आया, तो ट्रू पहले नंबर पे है, फिर उसके बाद 4 है, तो 4, तो ऑप्शन हमारा बी सही है। यह 2021 का ही क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित उपायों पर विचार करें जिन्हें आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए उपयोग में लाता है। तो आरबीआई जो है मुद्रास्फीति, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से जो है तरीके अपनाता है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए, बैंक दर में वृद्धि करता है, तो बात बिल्कुल सही है। अगर बैंक रेट बढ़ा देंगे तो लोन हो जाएगा महंगा, लोन महंगा हो जाएगा। तो अगर लोन महंगा हो जाएगा तो खर्च जो है वह आप कम करेंगे, तो मुद्रास्फीति कंट्रोल होगी, महंगाई। देखिए, नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि कर देगा। तो असल में यह जो नगद आरक्षित अनुपात और सांविधिक तरलता अनुपात है, यह दोनों प्रक्रिया बैंकों से संबंधित है। तो यह दोनों भी अगर बढ़ा दिया जाएगा तो जो है मुद्रास्फीति में कमी आएगी। सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय, तो यह बात गलत है। अब देखिए, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, ये सरकारी प्रतिभूति, इनका क्रय, तो कह रहा है कि अगर आरबीआई जो है ये प्रतिभूतियों को खरीदेगी तो महंगाई जो है बढ़ेगा कि घटेगा? तो महंगाई इससे बढ़ेगी अगर खरीदेगी। तो देखिए, पहला दूसरा तीसरा हमारा सही है, तो ऑप्शन बी हमारा सही है। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, कृषि क्षेत्र का शीर्ष बैंक कौन है? कृषि क्षेत्र का सरकार का शीर्ष बैंक तो आरबीआई हो गया,
अब एग्रीकल्चर क्षेत्र का अगर सबसे बड़ा बैंक पूछा जाए तो पंजाब नेशनल बैंक गलत है, आरबीआई नहीं है, नाबार्ड है। और अभी हमने ऊपर नाबार्ड देखा था कि नाबार्ड का काम ही है एग्रीकल्चर से संबंधित जितने भी कार्य हों उसको लोन या वित्तीय सहायता प्रदान करना। बाकी जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये गलत है, तो ऑप्शन सी सही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में। भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, कब किया था? तो देखिए इतना तो आपको पता होगा कि 1969 में किया था, बाकी 1969 जैसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो आसानी से मिल गया। अगर इसी में 1969 जुलाई अगस्त सितंबर कर देता तो क्वेश्चन जो है टफ हो जाता। बाकी 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और साथ ही साथ याद रखिएगा कि 14 और 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो याद रखिएगा। दोनों क्वेश्चन पूछा गया है। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण। मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित वर्गों हेतु लाभकारी है। अब देखिए कह रहा है कि मुद्रास्फीति महंगाई किसके लिए, किस वर्ग के लिए फायदेमंद है? लेनदार के लिए, ब्रांड एवं प्रतिभूतियों में निवेशक के लिए, देनदार के लिए या उपभोक्ता के लिए। अब मुद्रास्फीति वैसे तो किसी के लिए फायदेमंद की बात नहीं है, मतलब महंगाई किसको अच्छा लगेगा, लेकिन एक व्यक्ति को अच्छा लग सकता है लेनदार के लिए। मान लीजिए अब यह मैटर क्या है, तो मान लीजिए अभी 2010 में आपने किसी को 100 रुपए दिए थे, ठीक है। अब अभी क्या चल रहा है? 2024। आप जो है 100 रुपए दिए थे तो आप देनदार हुए 100 रुपए। लेनदार कौन हुआ? जो 2010 में आपसे पैसे लिया। अब ये फायदे में कैसे है? तो अभी 2024 आ गया, तो अब ये जो है 14 साल बाद आपका पैसा 100 रुपए लौटा रहा है। कह रहा है कि लीजिए आप अपना 100 रुपए आपने जो 2010 में दिया था। अब ये देनदार जो है, लेनदार जो है देनदार को पैसे लौटा रहा है 100 रुपए। तो अब ये बताइए कि 2010 में जो 100 रुपए की वैल्यू थी, क्या आज वही 100 रुपए की वैल्यू 2024 में भी है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आप यहाँ मत सोचिए कि मैं उससे ब्याज भी लूंगा, अगर दोस्त है तो दोस्त से आप ब्याज नहीं लेंगे, ब्याज को आप हटाइए साइड में, नॉर्मल बात हो रही है। तो इस हिसाब से मुद्रास्फीति तो मतलब 2010 से 2024 में क्या महंगाई ही तो बढ़ी है मुद्रास्फीति। तो इस हिसाब से फायदे में कौन हुआ? लेनदार। देनदार घाटे में। वैसे कर्ज लेने वाला तो हमेशा घाटे में ही होता है, लेकिन यहाँ इस स्थिति में फायदे में आ जाता है। मौद्रिक नीति है क्या है? अब मौद्रिक मॉनेटरी पॉलिसी इसको कहते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी है क्या? तो मॉनेटरी पॉलिसी असल में प्रभावी मांगों को नियंत्रित करने हेतु जो है प्रत्यक्ष एक तरीका है। मॉनेटरी पॉलिसी कौन गवर्न करता है? तो आरबीआई। आरबीआई समय समय पे मौद्रिक नीति में परिवर्तन करती रहती है। अब इसमें यही सारी चीजें होती हैं, मुद्रास्फीति, यही सब। अब देखिए प्रतिछाया बैंक क्या है? तो प्रतिछाया बैंक यह क्या है? गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संचालन करना, यह प्रतिछाया बैंकिंग कहलाता है। 2011 में सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर स्थापित की गई थी? तो जो है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशनल। तो यह जो है मालेगाम समिति के सिफारिश पर बनाई गई थी। और गोईपुरिया समिति क्या है? तो गोईपुरिया समिति यह जो है 1990 में गठन किया गया था इसका, और यह जो है बैंकों में ग्राहक सुविधा को सुधार करने के लिए लाया गया था। बैंकों में ग्राहक सुविधा को सुधार के लिए। बाकी रंगराजन समिति यह जो है किसके लिए लाया गया था? तो यह गरीबी निर्धारण के लिए। और गरीबी निर्धारण के लिए एक और समिति थी, तो सुरेश तेंदुलकर। बाकी बैंकिंग रिफॉर्म समिति तो ऐसे है।
अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रेंट इंडेक्स से संबंधित है। अब ब्रेंट इंडेक्स असल में यह कच्चे तेल की कीमतों को निर्धारित करने का एक तरीका है। क्वेश्चन 2021 में ही पूछा गया था। व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। व्यापार के संदर्भ में तो पहला कथन कह रहा है कि यह मांग और आपूर्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करती है, तो सही बात है। व्यापार जो है कि डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड होता है, यह केवल मांग पक्ष से संबंधित है। अब यह क्वेश्चन तो ये स्टेटमेंट तो पहले वाले को काट रहा है, तो गलत है। वाणिज्य के संबंध में, वाणिज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। तो देखिए यह व्यवसाय का क्षेत्र है, वाणिज्य मतलब कॉमर्शियल होता है। यह व्यवसाय का क्षेत्र है जो विनिमय की वस्तुओं के लिए सभी बाधाओं को दूर करने में सहायता करता है। अगला हमारा देखिए कथन 2 क्या कह रहा है, तो कह रहा है यह उपभोक्ताओं तक उत्पादों को वितरित करने के कारकों से संबंधित है। तो दोनों बातें बिल्कुल सही है, वाणिज्य का यही मतलब होता है। अब देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कौन से वर्ष में हुआ था। तो जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसकी स्थापना 1952 में की गई थी। अब की किस लिए गई थी, तो जो उस टाइम प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग कमीशन को सिफारिश और सहायता प्रदान करने के लिए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना की गई थी। अब पूछा जाए इसका जो है चेयरमैन कौन होता है, तो प्राइम मिनिस्टर होता है। भारत के प्रधानमंत्री इसके चेयरमैन होते हैं। और इसके अन्य सदस्यों की बात करें तो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स होते हैं सभी राज्यों के, और जो है नीति आयोग के सदस्य। और आपको पता है कि पहले जो प्लानिंग कमीशन था, अभी वो नीति आयोग, तो पहले इसमें प्लानिंग कमीशन के सदस्य होते थे, 2015 के बाद नीति आयोग के सदस्य इसके सदस्य होने लगे। अब देखिए हमारा अंतिम क्वेश्चन है, कह रहा है सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों हेतु केंद्रीय बजट 2020-21 में विनिवेश का लक्ष्य क्या था। विनिवेश, अब विनिवेश का मतलब क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट। मतलब अब डिसइन्वेस्टमेंट मतलब कि सरकार ये चाहती है कि हम जो है कि अपने अन्य स्रोतों से टैक्स वगैरह छोड़ के हम अन्य स्रोतों से कितना पैसा जुटा सकते हैं। तो कितना पैसा जुटा सकते हैं, तो जैसे मान लीजिए कोई अपनी जो एसेट्स है उसको बेच के, तो आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट जो है रेलवे को बेच रही है, सेल गेल भेल को, ये सबको बेच रही है, रेलवे को बेच रही है। तो असल में बेचती है तो पूरा नहीं बेचती है, जैसे कि मान लीजिए इसका 100% हिस्सेदारी है, तो इनमें से ये क्या करेंगे कि 20% हिस्सेदारी बेच देंगे, 20%, बाकी इनके पास 80% बची, तो ये रखे रहेंगे 20%। ये जो 20% है बेच के जो पैसा जुटाएगी गवर्नमेंट, इसे विनिवेश कहते हैं। और 2020-21 में यह 1 लाख करोड़ रुपए था। तो याद रखिएगा 21 का क्वेश्चन भी था, 20-21 के बजट का पूछा गया। तो आप जो है बजट को थोड़ा ध्यान से पढ़िए, बजट से जो है 7 से 8 क्वेश्चन देख सकते हैं आप, इनडायरेक्ट डायरेक्ट। बजट से स्कीम भी जो पूछे जाते हैं वो बजट में अगर मेंशन होता है तो वहीं स्कीम पूछ लिए जाते हैं, तो 7-8 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, याद रखिएगा। बाकी हमारा जो है यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और पीडीएफ के लिए आप कंपटीशन जीके ट्रिक 2024 टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।